नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। मंगलवार महिला आरक्षण बिल मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के शोर शराबे के विपक्ष संविधान विधेयक 2023 को पेश किया। बिल के बारे में बताते हुए अर्जुन मेघवाल ने यत्र नारायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता पढ़ते हुए नारी शक्ति को नमन किया। इस बिल का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखा गया है। इस बीच विपक्ष की तरफ से हंगामा जारी रहा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला में प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। मैं बोलना भी चाहता हूं सर। सप्लीमेंट्री बिजनेस में देखिए, बिल को अपलोड सप्लीमेंट्री बिजनेस में देखिए, बिल को अपलोड कर दिया गया है। नई टेक्नोलॉजी है संसद की अपलोडेड और नई अधीर रंजन चौधरी ने अपने भाषण में कहा कि महिला आरक्षण का बिल कभी राज्यसभा में पास होता था तो लोकसभा में नहीं होता था, और अगर लोकसभा में होता था तो राज्यसभा में गिर जाता था। अधीर रंजन ने कहा कि राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए कांग्रेस ने इस बिल को लोकसभा में पास कराया था, जिस पर अमित शाह खड़े हुए और उन्होंने स्पीकर से अधीर रंजन चौधरी से साक्ष्य मांगने की अपील की और नहीं देने पर उनके बयान को हटाने की गुजारिश की है। मैं ये कहना चाहते कि महिला आरक्षण 1989 में जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तब स्थानीय निकायों के चुनाव में उन्होंने 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया था। तत्पश्चात कांग्रेस की सरकारों ने लगातार प्रयास किया कि महिला आरक्षण का बिल पास हो, कानून बने। लोकसभा एवं विधानसभाओं के लिए भी 1/3 आरक्षण के लिए राजीव जी की सरकार, देखो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि व्यवहार से पता चलेगा कौन कैसा व्यवहार करता है। प्रधानमंत्री खुद अब देख लो, प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं आप। प्रधानमंत्री खुद आप लोगों को सिखाता कि व्यवहार की उल्टा व्यवहार करते हैं। चल हो गया। राजीव जी की सरकार, नरसिम्हा राव जी की सरकार, फिर डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर अपनी हैसियत के अनुसार उसको पास कराने की प्रयास किया। कभी राज्यसभा में पास होता था, लोकसभा में नहीं होता था। कभी लोकसभा में होता था, राज्यसभा में गिर जाता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया वो आज तक जीवित है, राज्यसभा में पास हुआ है। हमारी CWC कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जो रेजोल्यूशन पास हुआ, प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें ये मांग की गई है कि ये जो आने वाले विशेष सत्र है उसमें महिला आरक्षण की उस बिल को पास किया जाए। माननीय अधीर रंजन जी ने 2 चीजें फैक्चुअली इनकरेक्ट कही है। या तो वो विड्रॉ करे या तो आपने सदन के टेबल पर उसको रखवाना चाहिए। एक, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हुआ था, कभी पास नहीं हुआ। और 2, कि ये बिल पुराना लोकसभा में लंबित है। ये बिल 2014 में ही लोकसभा के विघटन के साथ ही ये बिल निरस्त कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष, दोनों स्टेटमेंट फैक्चुअल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इनकी स्पष्टता मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इसकी स्पष्टता उनसे मांगी जाए, या तो रिकॉर्ड से दूर किया जाए या तो वो उसके समर्थन में कोई डॉक्यूमेंट
पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में पहला संबोधन देते हुए कहा कि नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है भारत। नए संसद में सभी सांसदों का स्वागत है। नई संसद का सत्र ऐतिहासिक है। यह आधुनिक भारत का नया संसद भवन है। पीएम मोदी ने इस अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और पवित्र सेंगोल का जिक्र भी किया। G20 की अध्यक्षता का आयोजन सफल रहा। यह अवसर कई मायनों में अहम रहा। संसद भवन में मैं आप सभी माननीय सांसदों का भी हृदय से स्वागत करता हूं। ये अवसर कई मायनों में अभूतपूर्व है। आजादी के अमृत काल का ये उषा काल है और भारत अनेक सिद्धियों के साथ नए संकल्प लेकर के नए भवन में अपना भविष्य तय करने के लिए आगे बढ़ रहा है। भारत की अध्यक्षता में G20 का असाधारण आयोजन विश्व में इच्छित प्रभाव, इस अर्थ में ये अद्वितीय उपलब्धियां हासिल करने वाला एक अवसर भारत के लिए बना। इसी आलोक में आज आधुनिक भारत और हमारे प्राचीन लोकतंत्र का प्रतीक नए संसद भवन का शुभारंभ हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज संवत्सरी का भी पर्व है। ये अपने आप में एक अद्भुत परंपरा है। इस दिन को एक प्रकार से क्षमा वाणी का भी पर्व कहते हैं। आज मिच्छामी दुक्कड़म कहने का दिन है। ये पर्व मन से, कर्म से, वचन से अगर जाने अनजाने किसी को भी दुख पहुंचाया है तो उसकी क्षमा याचना का अवसर है। मेरी तरफ से भी पूरी विनम्रता के साथ, पूरे हृदय से आप सभी को, सभी सांसद सदस्यों को और सभी देशवासियों को मिच्छामी दुक्कड़म। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, अभी चुनाव तो दूर है और जितना समय हमारे पास बचा है इस पार्लियामेंट के, मैं पक्का मानता हूं कि यहां जो व्यवहार होगा ये निर्धारित करेगा कि कौन यहां बैठने के लिए व्यवहार करता है और कौन वहां बैठने के लिए व्यवहार करता है। जो वहां ही बैठे रहना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा और जो यहां आकर के भविष्य में बैठना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा, इसका फर्क बिल्कुल आने वाले महीनों में देश देखेगा और उनके बर्ताव से पता चलेगा। ये मुझे पूरा विश्वास है। हमारे यहां वेदों में कहा गया है, सम्यच्च सब्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रया, अर्थात हम सब एक मत होकर, एक समान संकल्प लेकर कल्याणकारी सार्थक संवाद करें। यहां हमारे विचार अलग हो सकते हैं, विमर्श अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे संकल्प एकजुट ही होते हैं, एकजुट ही रहते हैं और इसलिए हमें उसकी एकजुटता के लिए भी भरपूर प्रयास करता रहना चाहिए। संसदीय लोकतंत्र का जब ये नया गृह प्रवेश हो रहा है
तो यहां पर आजादी की पहली किरण का साक्षी जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देने वाला है, वैसा पवित्र सेंगोल और ये वो सेंगोल है जिसको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का स्पर्श हुआ था। ये पंडित नेहरू के हाथों में पूजा विधि कर करके आजादी के पर्व का प्रारंभ हुआ था और इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण अतीत को उसके साथ सेंगोल हमें जोड़ता है। तमिलनाडु की महान परंपरा का वो प्रतीक तो है ही, देश को जोड़ने का भी, देश की एकता का भी वो प्रतीक है। और हम सभी माननीय सांसदों को हमेशा जो पवित्र सेंगोल पंडित नेहरू के हाथ में शोभा देता था, वो आज हम सबकी प्रेरणा का कारण बन रहा है। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। संसद के विशेष सत्र की सोमवार से कार्रवाई शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अब से पुरानी संसद को संविधान भवन के रूप में जाना जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लाल किले की प्राचीर से मैंने कहा था यही समय है और सही समय है। देश जिस दिशा में चल पड़ा है उसके हिसाब से इच्छित परिणाम मिलने वाले हैं। हम जितनी तेज गति से काम करेंगे उतनी तेज गति से आगे बढ़ेंगे। मेरी प्रार्थना है, मेरा सुझाव है कि अब हम जब नए सदन में जा रहे हैं तब इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। इसे सिर्फ पुरानी पार्लियामेंट कहकर के छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि भविष्य में अगर आप सहमति दे दोनों महानुभाव, तो इसको संविधान सदन के रूप में जाना जाए। आज नए संसद भवन में हम सब मिलकर के नए भविष्य का श्री गणेश करने जा रहे हैं। आज हम यहां विकसित भारत का संकल्प दोहराना, फिर एक बार संकल्पबद्ध होना और उसको परिपूर्ण करने के लिए जी जान से जुटने के इरादे से नए भवन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। इसी संसद में मुस्लिम बहन बेटियों को न्याय की जो प्रतीक्षा थी, शाहबानो केस के कारण कुछ गाड़ी उल्टी पार्टी पर चढ़ गई थी। इसी सदन ने हमारी उस गलतियों को ठीक किया और 3 तलाक विरुद्ध कानून हम सब ने मिलकर के पारित किया। संसद ने बीते वर्षों में ट्रांसजेंडर को न्याय देने वाले कानूनों का भी निर्माण किया। इसके माध्यम से हम ट्रांसजेंडर के प्रति सद्भाव और सम्मान के भाव के साथ उनको नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाकी जो सुविधाएं हैं एक गरिमा के साथ प्राप्त कर सके। लाल किले से मैंने कहा था यही समय है, सही समय है।
एक के बाद एक घटनाओं की तरफ हम नजर करेंगे। हर घटना इस बात का गवाह दे रही है कि आज भारत एक नई चेतना के साथ पुनर्जागृत हो चुका है। भारत नई ऊर्जा से भर चुका है और यही चेतना, यही ऊर्जा इस देश के कोटि कोटि जनों के सपनों को संकल्प में परिवर्तित कर सकती है और संकल्प को परिश्रम की पराकाष्ठा कर करके सिद्धि तक पहुंचा सकती है। संसद में बनने वाला हर कानून, संसद में होने वाली हर चर्चा, संसद से जाने वाला हर संकेत इंडियन एस्पिरेशन को बढ़ावा देने के लिए ही होना चाहिए। ये हम सबकी भावना भी है, कर्तव्य भी है और एक एक देशवासी की हमसे अपेक्षा भी है। हम जो भी रिफॉर्म करें उसके मूल में इंडियन एस्पिरेशन सबसे सर्वोच्च पद पर होना चाहिए, प्राथमिकता पर होना चाहिए। लेकिन मैं बहुत सोच समझ करके कहना चाहता हूं, क्या कभी छोटे कैनवास पर कोई बड़ा चित्र बना सकता है क्या? जैसे छोटे कैनवास पर बड़ा चित्र नहीं बन सकता, वैसे हम भी अगर हमारे सोचने के कैनवास को बड़ा नहीं कर सकते तो भव्य भारत का चित्र भी हम नहीं अंकित कर सकते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लखनऊ में राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत 1359 आंगनवाड़ी केंद्रों और 171 बाल विकास परियोजना कार्यालयों के लोकार्पण और शिलान्यास और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं को यूनिफॉर्म हेतु धनराशि अंतरण के कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा, यह पोषण माह की 6वीं वर्षगांठ है। कुपोषण का परिणाम ठीक नहीं होता। 1977 से लेकर 2017 तक प्रदेश में 50,000 से अधिक बच्चों की मौत इंसेफ्लाइटिस से हुई, जिसमें 2018 से कमी हुई। इसी तरह आपसी समन्वय से कुपोषण को भी समाप्त करना होगा। प्रधानमंत्री जी ने इसलिए कुपोषण के खिलाफ एक व्यापक अभियान प्रारंभ करने के लिए पूरे देश को प्रेरित किया। कुपोषण का परिणाम, दुष्परिणाम क्या होता है? मुझे याद है पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी और मौत भी 1 से लेकर के 15 वर्ष तक के बच्चों की होती थी। प्रतिवर्ष 1200-1500 मौत के आंकड़े पूरे प्रदेश भर से निकलते थे। जब प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर के अंतर विभागीय समन्वय से, उसमें हमने स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाया था 2017 में, और नोडल विभाग बनाने के साथ इसमें महिला और बाल विकास विभाग को, बेसिक और माध्यमिक शिक्षा को, नगर विकास और ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज को, इन सभी को इसके साथ जोड़ा। तो आप आश्चर्य करते होंगे कि 1977 से लेकर 2017 तक लगभग 50,000 बच्चे जिस इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आकर के काल कलवित हुए थे, 18 से इसमें निरंतर कमी आई और आज की स्थिति है कि इंसेफ्लाइटिस उत्तर प्रदेश से, यानी अंतर विभागीय समन्वय, कन्वर्जन के माध्यम से हम पूरी तरह समाप्त करने में सफल हुए हैं। ये हमारी केवल एक बीमारी के खिलाफ लड़ाई नहीं थी,
इसके साथ ढेर सारी चीजें इनमें जुड़ी हुई थी। एक, कुपोषण का कारण, यह पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक आहार न मिलना या समय पे आहार न मिलना भी हो सकता, यह तो है ही, लेकिन प्रदूषित जल भी है, प्रदूषित वातावरण भी है। इसके अलावा वहां की अन्य परिस्थितियां भी हैं। लेकिन आपने देखा होगा, जब सभी विभागों ने मिलकर के अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, आज परिणाम भी हम सबके सामने है। इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ, एक बीमारी के खिलाफ तो लड़ाई थी ही, साथ ही साथ भारत के बचपन को बचाने के साथ साथ राष्ट्र के भविष्य को संवारने का भी एक अभिनव प्रयास था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को सफलता प्राप्त हुई, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सफलता प्राप्त हुई। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टैलिन के सनातन धर्म पर विवादित बयान के बाद अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म पर विवादित बयान दिया है। उनका कहना है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, बल्कि इसका फारसी में अर्थ चोर और नीच होता है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले देशद्रोही हैं। दरअसल वो उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हिंदू एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है चोर, नीच। हम जिसको हिंदू धर्म मानते हैं वो धर्म ही नहीं, ये धर्म कैसे हो सकता है? अगर हिंदू धर्म होता तो सभी को बराबरी का दर्जा मिलता। हिंदू राष्ट्र की मांग भी संविधान विरोधी है और ऐसा करने वाले देशद्रोही। जो अपने मां के पेट से पैदा होने में यकीन नहीं करता, वो कहता है हम ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए हैं। क्या विडंबना है? आज तक किसी को मुंह से पैदा होते देखा क्या आपने? हरदोई वाले आप बताओ, किसी को ब्रह्मा के मुंह से पैदा होते देखा? किसी को हाथ से छतरी पैदा करते देखा? किसी को जंघे से बैल समाज को पैदा होते देखा? किसी को पैर से पैदा होते देखा? नहीं। तो पैदा तो जो भी होता है वो अपनी मां के पेट से पैदा होता है। यहां के ढोंगी और पाखंडी लोग अलग नियम बना देते हैं। कहते हैं कोई मुंह से पैदा हुआ, कोई बाहु से पैदा हुआ, कोई जंघे से पैदा हुआ, कोई पैर से पैदा हुआ। लगता है ब्रह्मा के शरीर में चार जगह पैदा होने वाली अलग से कोई खंड बना दिया गया था, जिससे कि जहां चाहते थे वहां से बच्चा पैदा कर देते थे। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।